नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी चैनल पर, जिस पर हम आपको यूपीएससी हिंदी माध्यम से सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट का मुद्दा आजकल बहुत ही गर्म रहता है और करंट से रिलेटेड प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वो प्री कम मेंस के अनुसार पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप प्री में भी आराम से उससे क्वेश्चन कर सकें और मेंस में भी आप लिखने के लिए आपके पास ढेर सारे शब्द हों और अपने कीवर्ड्स को उठाते हुए आप ढेर सारे वर्डों के साथ अपने मेंस के आंसर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट करिए। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव। मुद्दा बहुत ही गर्म था, ठीक है, इस पे बहुत ही चर्चा हुई। तो आइए इस पे देखते हैं कि क्या क्या खास बात है। उससे पहले मैं साहब आपका 30 सेकंड का समय लूंगा सिर्फ, कि अगर आप अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि अनअकैडमी हर एग्जाम की तैयारी कराता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। तो अगर आपको उसमें से किसी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अनअकैडमी आपको डिस्काउंट देता ही देता है, साथ में आपको टीचर डिस्काउंट भी मिलता है। तो अगर आपको उससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है SIU5। अगर आप SIU5 डालेंगे तो आपको अनअकैडमी की तरफ से जो डिस्काउंट मिलेगा प्लस SIU5 डालने पे टीचर डिस्काउंट और ऐड हो जाएगा, जिससे आपके थोड़े पैसों की बचत और हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों चर्चा में रहा। सबसे पहले ये बात करें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन योजना की व्यवहारिकता के लिए पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो थे, जो रामनाथ कोविंद जी थे, इनकी अध्यक्षता में क्या किया, एक पैनल गठित कर दिया, यानी एक समिति बना दी है कि आप देखिए कि ये व्यवहारिकता के तौर पर सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, आइए बात करें आगे की और क्या खास बात है इसमें, कि तार्किक एवं अन्य चुनौतियों के बावजूद भारत में लोकसभा यानी संसद और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के एक साथ कराने का विचार लंबे समय से चर्चा का विषय रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि पता लगा किसी राज्य में चुनाव आज हो रहा है, किसी राज्य में 1 साल बाद होगा, किसी राज्य में 2 साल बाद होगा। अब इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मशीनरी लगती है पूरे चुनाव के लिए और बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा होती है। अलग अलग जगहों पे अगर अलग हर साल चुनाव ही हो रहा है, ऐसे में क्या हो जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा, साथ में विधानसभा, ठीक है, इनके चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो आपके पैसे और मशीनरी की थोड़ी बचत हो जाएगी। इस लॉजिक के हिसाब से बात हो रही है। आइए बात करें कि और क्या क्या खास बातें हैं इसके अंदर। तो बात करें अगर एक साथ चुनाव की, तो सबसे पहले बात करें कि एक साथ चुनाव कराने का विचार भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संरक्षित करने के लिए है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ निश्चित समय के भीतर हो जाएं। क्योंकि ये यही सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं जब विधानसभा का चुनाव आता है। किसी राज्य के विधानसभा, जैसे अभी एमपी में आने वाला है, ठीक है, आप देखिए एमपी में बहुत सरगर्मी से चीजें चल रही हैं, और भी राज्यों के जैसे चुनाव आते हैं तो क्या हो जाता है कि देखिए अलग अलग समय पे चुनाव कराने से बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा होती है। हालांकि वर्ष 1967 तक इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभाओं और लोकसभाओं के बार बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। 5 साल के लिए जो सरकारें चुन के आई, कोएलिशन गवर्नमेंट में चल रही थी, यानी कि क्या हो रहा कि 4-5 पार्टियां मिलकर एक सरकार चला रही हैं। कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग गया, कहीं पे भाई कुछ और दिक्कतें पैदा हो गई, इमरजेंसी लगी थी तो उस समय बहुत सारी सरकारों को भंग कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि आप देखिए कि थोड़ा सा अलग सेंस में अगर इसको देखने जाए, क्योंकि बाद में वो क्रम गड़बड़ हो गया। जो 1967 से पहले क्या हो रहा था कि सारे राज्यों के केंद्र सरकार के चुनाव एक साथ हो जाते थे और इससे बहुत अच्छा हो जाता था कि एक ही साथ रिजल्ट आ जाता था, एक ही साथ सरकारें चलती थी। अब वो क्रम बदल गया, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट में पता लगा आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपकी 2 साल में सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हो रहा है। कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है, 6 महीने 8 महीने, अब उसकी वजह से आपका चुनाव फिर से डिले हो गया। कहीं पे चुनाव कराने की स्थिति नहीं थी, दंगा फसाद या कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, आपका चुनाव फिर डिले हो गया। ऐसे बहुत से कारणों के कारण 1967 के बाद यह पॉसिबल नहीं हो पाया। बात करें अगर आगे कि वर्तमान में केवल कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभा के चुनाव ही लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा चुनाव के साथ अभी भी किन राज्यों के चुनाव उसके साथ ही हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, उड़ीसा के और सिक्किम के। इसको ध्यान में रखे चलना, ठीक है। लाभ की बात करें, इससे फायदा क्या होगा। अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनाव पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, इसको याद रखना कौन सा था, विधि आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का ध्यान रखना, विधि आयोग द्वारा कहा एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत,
की जा सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है, जो कि भगदड़ मच जाती है। हर साल बेचारे भाग के वहां चुनाव, वहां चुनाव, वहां चुनाव, एक ही साथ अपॉइंट होंगे, एक ही साथ चीजें होंगी और अच्छे तरीके से चीजें टैकल हो जाएंगी। ठीक है, सरकारी नीतियों पर समय कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए जा सकें, क्योंकि सारे चुनाव एक साथ ही होंगे। तो 5 साल का लेखा जोखा जनता भी देखेगी कि भाई आप राज्य सरकार में क्या काम किए, आप केंद्र सरकार में क्या काम किए। तो जो विषय होगा चुनाव कराने का वो कैसा हो जाएगा, वो अलग अलग विषय नहीं होगा कि 2 साल से देखो उनको आपने सरकार में रखा हुआ है, वो यहाँ वो काम करे वहां, सब एक साथ ही चुनाव लड़ने आएंगे और एक साथ चुनाव होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, यानी विकास के लिए जो काम करेंगे उसी आधार पर चुनाव होना संभव हो सकेगा और इससे देश के विकास में भी बाधा कम आएगी और ये अच्छी बात करें अगर, ठीक है, व्यवहारिकता में कैसे काम करेगा कि नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद याद कर लेना, आर्टिकल का नाम, 7वें अनुच्छेद 172 में कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा यदि इन्हें पहले भंग ना किया जाए, तथा अनुच्छेद 356 के तहत ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें विधानसभाएं पहले भी भंग की जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए केंद्र अथवा राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरने की स्थिति में, ठीक है, योजना की व्यवहारिकता सबसे अहम प्रश्न है। बदलाव के लिए, हालांकि इससे क्या हो जाएगा कि आप देखिए जिस तरह के बड़े बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करने से न केवल विभिन्न स्थितियों और प्रावधानों पर व्यापक तौर पर विचार करने की आवश्यकता होगी, बल्कि ऐसे बदलाव भविष्य में किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन के लिए एक चिंताजनक मिसाल भी साबित हो सकते हैं। व्यवहारिकता में क्या होगा कि भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि 5 साल में सरकारें सही तरीके से काम करें। आप किसी को कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने से मना तो कर नहीं सकते, भाई 2-3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही, मान लीजिए उसमें से किसी पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सामने वाली पार्टी जो दूसरी अदर पार्टियां उनके पास सरकार बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या आप उनको 5 साल तक घसीटोगे? नहीं, सरकार गिर जाएगी, फिर से चुनाव कराओगे, फिर से चुनाव करोगे तो क्या 2.5 साल के लिए ही आप उनको चुनाव में रखोगे? आप भी ऐसे 5 साल तक चलेंगे। तो व्यवहारिकता में कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज आप कर भी दें तो कुछ समय बाद फिर से स्थिति परिस्थिति वैसे ही हो जाएगी और इसीलिए फिर से वही मशीनरी तंत्र, फिर से वही चीजें परेशान करेंगे और फिर से वही सारी चीजें होती चलेंगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसे संवैधानिक संशोधन करके भी कोई फायदा नहीं है जो बाद में सफलतापूर्वक लागू नहीं किए जा सके। एक एग्जाम्पल के तौर पर कोएलिशन गवर्नमेंट आप ले सकते हैं। संघवाद के अनुरूप ना होना बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इसके विचार संघवाद की अवधारणा से सुमेलित नहीं है, क्योंकि इस धारणा पर आधारित है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है, जो कि अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करने का विचार का खंडन करता है, क्योंकि आर्टिकल 1 सीधा सीधा कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों के संघ के साथ भारत बना हुआ है। हालांकि उस संघ से किसी को अलग होने की आजादी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक राष्ट्र बोल देने से संघवाद वाला कॉन्सेप्ट की अलग अलग राज्यों की, भाई जो राज्य सरकारें हैं उनका कॉन्सेप्ट आप कैसे दबा रहे हो और कैसे कर रहे हो कि आपको हमारे साथ ही चुनाव लड़ना और इसी आधार पर चलना, 5 साल तक ये काम करना, 5 साल, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र वाली जो एक भावना आप पैदा कर रहे हो उसकी वजह से वो संघ वाली जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। इसको ध्यान रखने की बात करें अगर आगे कि वर्तमान स्वरूप का अधिक लाभकारी होना, बार बार होने वाले चुनाव के कारण चुनाव के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में अधिक लाभकारी तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं की आवाज सुनने की अधिक बार अनुमति देता है। ठीक है, बार बार चुनाव होने से क्या होगा, ठीक है, कि अगर जनता को लग रहा है कि ये सही नहीं है, नेता को भी लग रहा है सही नहीं, तो भाई सरकारें गिर रही हैं, चुनाव हो रहा है, फिर से जनता चुन के अपने लोगों को भेज रही है सही तरीके से, और ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, अब बात करें अगर चूंकि राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के अंतर्निहित मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसलिए वर्तमान ढांचा इन मुद्दों को पृथक रूप से हल करने में मदद करेगा, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ऑब्वियस, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का भी करण का मुद्दा ले लो, तो केंद्र सरकार कनाडा से डायरेक्टली टक्कर में है इस समय, कनाडा की बात हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। राज्य सरकारें क्या कनाडा से बात कर रही है क्या? नहीं, केंद्र सरकार के मुद्दे अलग हैं। राज्यों में किस तरह के मुद्दे होते हैं कि भाई किसान का गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ, या वहां पे बेरोजगारी है, या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगना चाहिए, वहां अलग मुद्दा है। केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, एक तरह से डिफेंड भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। दोनों तरीके से काम करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारा क्या चल रहा है, उसके साथ साथ अपने देश में उसको कैसे बैलेंस करें, दोनों चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बात करें अगर आगे
कि ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता, एक साथ चुनाव कराने के लगभग 30 लाख, ठीक है, ईवीएम मशीन लगेगी और साथ ही, ठीक है, आपके वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2015 में सरकार को एक व्यवहारिकता रिपोर्ट सौंपी जिसमें संविधान तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन का सुझाव दिया गया था। 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप इमेजिन करके देखो कि इतना जमा करके लाना, फिर उसको जमा करके रखना, फिर उसके बाद उसमें से काउंटिंग करना, काउंटिंग करके फिर चीजें निकालना, बहुत ही बड़ी बात। ये अपने आप में व्यवहारिकता से थोड़ा सा परे है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास की आवश्यकता है इसमें। आइए बात करें थोड़ा सा आगे, ठीक है। लागत संबंधी विचार की बात करें तो ईसीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी और प्रत्येक 15 वर्ष की अवधि के बाद मशीनों को बदलने के अतिरिक्त लागत के ईवीएम और वीवीपैट की खरीद के लिए कुल लगभग कितने लगेंगे, 9,284.15 करोड़ रुपए की, ठीक है, आवश्यकता होगी। ठीक है, ये लाख करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि 9,284 करोड़ रुपए, ठीक है, हर 15 साल में आपके सोचिए कि 9,000 रुपए कम, 9,000 करोड़ रुपए आपके जा रहे हैं, 9,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए बहुत होता है। आप सोचो हर 15 साल में 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ आप क्या मशीनरी पे खर्चा करोगे, और ये बहुत ही ज्यादा है। एक साथ चुनाव होने से चुनाव के लिए मशीनों को एकत्र करने है तो भंडारण लागत में वृद्धि होगी। ऑब्वियस है, कहाँ रखेंगे इतनी सारी मशीनें, उसके लिए भी स्टोरेज की आवश्यकता होगी, उसके लिए भी फिर पैसा लगेगा, उसके लिए भी चीजें लगेगी। तो आप देखिए पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, काम कोई भरोसा नहीं है कि अगले 5 साल तक वो सरकारें चली जाए। ठीक है, मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव, कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह मतदाताओं के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि मतदाता राज्य चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदान करेंगे। हाँ, जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई मुद्दे हो गए तो क्या होगा, वो आपके पूरे देश में हावी है, और उस पूरे देश में हावी है तो राज्य का जो मुद्दा होता है उसके सामने गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इससे क्या होता है, मतदाता कैसा करता है, केंद्र सरकार के हिसाब से ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर लेता है। ये कुछ पार्टियों का तर्क है, इससे उनको नुकसान हो जाएगा। बात करें अगर आगे, जिससे बड़े राष्ट्रीय दल और राज्य विधानसभा तथा लोकसभा दोनों चुनाव में जीत हासिल कर सकेंगे, और इस तरह क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि इससे क्या होगा, ऐसे क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान हो जाएगा। एक है चुनावी मुद्दे की बात करें तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कभी कभी अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जब वे एक साथ आयोजित किए जाएंगे तो मतदाता मुद्दों को एक सेट को दूसरे तुलना में अधिक महत्व दे सकता है, और इससे इनका नुकसान हो जाएगा। जवाबदेही में कमी आएगी। प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। अंततः चुनाव के दौरान बहुत सारी नौकरियां भी सृजित होती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और ये तो सही बात है, जब भी चुनाव आते हैं सरकारी नौकरियां, बंपर नौकरियां आ जाती हैं, और इससे फायदा हो जाता है। जो युवा हैं बेचारे, उनको कम से कम अच्छी नौकरियां मिल जाती है, और ढंग की नौकरी पाके वो भी जीवन अपना अच्छा करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप ये सब देखते चले आ रहे हैं, और आगे भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, व्यवस्था बहाल करना कि लॉ कमीशन वर्किंग पेपर 2018 की सिफारिशों के अनुसार क्या किया गया, संविधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किए जा सकते हैं। वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है, जिससे कि यह पॉसिबल किया जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जा सके। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जा सकता है। ठीक है, बात करें अगर त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून की शक्ति को कम किया जा सकता है। साथ में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य आम चुनाव की घोषणा के लिए 6 महीने की वैधानिक समय सीमा को एक बार बढ़ाया जा सकता है। ऐसे सब यहाँ पर रिकमेंडेशन है। बात करें अगर वे देश जहां एक साथ चुनाव होते हैं, दक्षिण अफ्रीका, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 5 साल के लिए एक साथ होते हैं, और नगर पालिकाओं का चुनाव 2 साल बाद होता है। ये दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। ठीक है, स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका, काउंटी परिषद के स्थानीय निकाय तथा नगर पालिका विधानसभाओं के चुनाव 4 साल के लिए एक निश्चित स्थान यानी सितंबर से दूसरे रविवार को होते हैं, लेकिन अधिकांश अन्य बड़े लोकतंत्रों में एक साथ चुनाव की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कुछ जगहों को छोड़ दो तो ज्यादा जगहों पर वही चलता है कि अपने हिसाब से चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों का चुनाव, केंद्र का चुनाव। वही बात करें ब्रिटेन में, ब्रिटिश संसद और उसके पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के कार्यकाल की स्थिरता एवं लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011
पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि पहला चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर 5वें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होगा। इन्होंने एक बिल पास करके पास किया था। ठीक है, अब इसमें आगे की राह क्या होने वाली, हम देखें कि इसमें और क्या सुधार किया, क्या रणनीतियां होगी, उन रणनीतियों की बात करें जरा तो हर कुछ महीने में अलग अलग स्थानों पर चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। इसलिए हर कुछ महीने में विकास कार्यों पर आदर्श विचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिए इस विचार पर गहन अध्ययन और विचार विमर्श जरूरी है। इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को कम से कम इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही क्या करना चाहिए, एक बार विवाद शुरू होने पर जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते भारत इस विचार विमर्श के नतीजे का अनुसरण कर सकता है। यानी कि सबको बिठाओ, बात करो, जनता से बात करो, सबसे एक तरह से पोल ही करा के चेक करो, आप सहयोगी पार्टियों से बात करो, विपक्षी पार्टियों से बात करो, सबकी जब बात होगी और सब जब उसमें सहयोग करेंगे और सबके मत उसमें सुने जाएंगे, फिर उसमें से एक अच्छा मत निकाला जाएगा, हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आप इसको करा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपसे विदा ले रहे हैं, कल नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।